रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ के बरतानवी वीजे में तौसी की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद मुल्की सियासत में हलचल। नवाज शरीफ की वतन वापसी और नून लीग की सियासत का मुस्तकबिल क्या? इस्तेहसाल कश्मीर के 2 साल मुकम्मल, भारत की मकबूजा कश्मीर में नई चाल बेनकाब, क्या होगा कश्मीर आज़ाद? और मुल्क में यकसां तालीमी निसाब के नफाज का आगाज कर दिया गया, मदारिस और निजी स्कूल्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्की सियासत में हलचल है। कुछ अर्सा पहले असेंबली में एक टर्म यूज़ की गई थी सॉफ्टवेयर चेंज होने की। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया था जी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। अभी गुज़िश्ता रोज़ फिर यही टर्म इस्तेमाल की गई, चंद रोज़ पहले नज़ीर चौहान के हवाले से कि सॉफ्टवेयर उनका भी चेंज हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, उन्हीं की जमात में लग रहा है कि उनके अपने ही लोगों के सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं। एक तो मामला ज़ेर बहस है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी जो वीज़ा है उसमें तौसी के हवाले से उन्होंने दरखास्त दी कि जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। शेख रशीद साहब ने भी बड़ा अहम बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जल्दी वतन वापस आने का इरादा नहीं रखते, अगर कानून और हालात ने मजबूर कर दिया तो वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस जैसे कह के गए थे कि 5 साल की मुद्दत और गारंटी देकर गए थे, तो 5 साल की मुद्दत पूरी होगी, इलेक्शन के करीब वो वापस आने का इरादा रखते हैं। लेकिन हुकूमत भी इस बात पर है कि जैसे वो वापस आते हैं तो उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा और वो दरखास्त दें, उनको 1 दिन के अंदर अंदर उनका पासपोर्ट मिल जाएगा। एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल रिकंसिलिएशन का लफ्ज इस्तेमाल किया निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए। सलीम साफी साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुफाहमत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ गलत मायने निकल आते हैं, तो नेशनल रिकंसिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। और गुज़िश्ता हफ्ते तक ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि इस्तीफ़ा दिया जाएगा या पार्टी का जो ओहदा है उसको वो छोड़ देंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने ये भी, शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि ना मंजर से गायब हुआ हूँ, ना मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमेशा कौमी मसाले चाहता हूँ, हम फरिश्ते नहीं हैं, माजी में गलतियाँ हुई होंगी, वो इंसान है, आदमी जज्बात में आकर बातें कर देता है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने हिकमत अमली पर भी बात की कि 2018 में बेहतर अमली होती तो अब नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा से वजीर आजम बन सकते थे। और अब कश्मीर के इलेक्शन भी हमने देखा कि वहां पर भी बेहतर हिकमत अमली नहीं थी। तो सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। राना अजीम साहब सीनियर सहाफी हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, नून लीग की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें हैं, शहबाज शरीफ साहब बड़ी खबरें दे रहे हैं। अंदरूनी तौर पर नून लीग की बड़ी खबरें आ रही हैं कि इख्तलाफात का शिकार हैं, 2 बयानियां गर्दिश कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पर बेसिकली मामला चल क्या रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 2 महीने ही चल रहे हैं। रात को मेरे ही टॉक शो में राना तनवीर से मैंने यही सवाल किया कि बयानिया किसका है, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और जो शहबाज शरीफ कहेंगे वही बयानिया है। मियां नवाज शरीफ जो है कायद हैं, लेकिन पार्टी का बयानिया, पार्टी की राय जो है वो सदर की राय होती है। और उस पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि शायद हकान अब्बासी को होश के नाखून लेने चाहिए। वो जो तनकीद मियां शहबाज शरीफ साहब पे कर रहे हैं वो उनको जेब नहीं देती, ना उनका ये इख्तियार है। वो वजीर आजम जरूर रह चुके हैं मगर इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मियां शहबाज शरीफ की किसी बात को भी रद्द करे या उनके हवाले से कोई तनकीद करे। तो जिससे बिल्कुल वाज़ेह होता है। देखें, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो चंद एक बड़ी शख्सियात है, राना तनवीर का भी उनमें शुमार होता है, शाहिद हकान अब्बासी का भी उनमें शुमार होता है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के हवाले से खुलकर तनकीद कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं, तो इससे तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानियां हैं और ये 2 बयानियां भी हैं, 2 सोचे भी हैं। अब मेरे एक और टॉक शो में मैंने खुद सुना और वो भी मेरा टॉक शो था, उसमें कैसर अहमद शेख जो इनके एमएनए हैं चनियोर से, उन्होंने कहा जनाब हमसे तो पूछा ही नहीं जाता और अक्सरियत जो एमएनए की है वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से मुफाहमती अमल को आगे लेकर चला जाए और मुफाहमती सियासत को लेकर जाया जाए। ये ना हो कि अगर हम मुज़ाहमती सियासत में रहते हैं तो कश्मीर की तरह पाकिस्तानी सियासत में हमारा यही हाल है। तो इससे तो इसके बाद तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि 2 बयानियां नहीं, बल्कि 2 बयानिए तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू, उसमें जो उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ पार्टी का सदर है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है, शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, शहबाज शरीफ जो है पहले दिन से सियासत में बरीन है। उन्होंने वो जितनी बातें की वो उनसे कहलवाई नहीं गई, बल्कि वो बातें थी जो उनका बयानिया था। और उनके बयानिए के जवाब में आप देखें उसी दिन मियां नवाज शरीफ का जो ट्वीट था वो इस बयानिए के खिलाफ था, जिससे वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उसमें इख्तिलाफ आ चुके हैं।
और शहबाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि हम मुफाहमत की सियासत करें ताकि दोबारा किसी ना किसी तरीके से अदारों को राजी करके, नाराज लोगों को जो है राजी करके हम इक्तदार में वापस आ सके। जबकि मियां नवाज शरीफ जो है वो समझते हैं कि सबसे पहले मेरी बेटी, उसके बाद कोई और मामला। लेकिन उनकी बेटी को चूंकि बहुत सी जगहों से ये वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि नवाज शरीफ और मरियम ये दोनों माइनस होंगे, और नवाज शरीफ किसी सूरत में मरियम को माइनस नहीं देखना चाहते। अपने आप को माइनस करना बर्दाश्त कर सकते हैं, मरियम को माइनस होते बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो भाई के बयानिए से भी इख्तिलाफ है। तो राना साहब, इससे पहले 2018 के जो इंतखाबात थे और आज़ाद कश्मीर के अभी जो रिसेंटली इंतखाबात हुए हैं, तब से यही बात होती रही कि जी सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो बयानिया है, जो तमाम तर हिकमत अमली है, वो नवाज शरीफ साहब की चलती है। तो 2018 के इंतखाबात के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि बेहतर हिकमत अमली नहीं थी, और अभी आज़ाद कश्मीर में यही हुआ है। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं, और जो नून लीग का वोट बैंक है, जो वोटर है, उनको ये चीज बावर करवाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली बेहतर नहीं थी, मुफाहमत के साथ चला जाता तो हिकमत अमली ज्यादा बेहतर होती और नून लीग दोबारा से इक्तदार में आ सकती थी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपके सवाल का जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ ये बावर भी कराना चाहते हैं, और आप गौर करें कि शहबाज शरीफ ने उस दिन जिस दिन मरियम नवाज ने सियालकोट में आकर जलसा किया, सियालकोट के इलेक्शन कैंपेन में आकर फौरी तौर पर कूद दी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की टीम जो थी वो सियालकोट के इलेक्शन से अलहदा हो गई, और वो हल्का जहां से कोई सोच नहीं सकता था कि इनको शिकस्त हो सकती है, वहां से ये हार गए। तो ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब नून लीग जब अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात का शिकार है, और सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मुफाहमत की सियासत करते आए हैं, तो इस अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात का फायदा कौन उठा सकता है, या उठा रहा है, या किसको हो सकता है, हुकूमत को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो गया, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि हुकूमत भी इंतशार का शिकार है। आज आप देखें कि ओन चौधरी का इस्तीफा तहरीक इंसाफ के लिए एक उनकी अंदरूनी जो जंग है उसका बिल्कुल खुल के आगाज हो चुका है, इसलिए इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई, तो जिससे बहुत से लोगों को ये इशारे मिलना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी जो है आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून नहीं, अगर सेकंड चॉइस की होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो जब सेकंड चॉइस की बात की जाती है तो बहुत से सियासतदान, बहुत से बड़े दरे, बहुत से बड़े खानदान जो हैं फिर उस चॉइस की तरफ जाते हैं। उनके लिए ये अहमियत नहीं रखती कि मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, फिर वो देखते हैं कौन सी ऐसी जमात है जिसके ऊपर किसी और का हाथ आना शुरू हो गया है और उनकी पोजीशन बेहतर होना शुरू हो गई है, तो फिर उस जमात में वो जाना शुरू हो जाते हैं। इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी, और आने वाले दिनों में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जरूरी इख्तिलाफात का नहीं, मैं आपको बिल्कुल आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दूं, तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात का फायदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं, आइंदा आने वाले इंतखाबात जो 2023 में नहीं 2022 के आखिर में होने हैं, उन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा, चाहे वो इत्तेहाद की सूरत में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करे, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट करे। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इसका फायदा नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को होगा। दोनों घरों में लगने वाली आग जो है उसका जो फायदा पहुंचेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके करीब आते ही नून लीग कहां स्टैंड कर रही होगी? क्या नवाज शरीफ साहब अभी वापस, उनका जिस तरह से उन्होंने दरखास्त की वो मुस्तरद हो गई, अब हुकूमत भी ये बात कर रही है कि आपको एक दिन में पासपोर्ट बना देंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब इस बात को एडमिट कर चुके हैं रिसेंटली कि जी मैं उनको वापस लाने में कामयाब नहीं हुआ हूं, मैंने गारंटी दी थी कि वो वापस आएंगे। तो नून लीग कहां स्टैंड करेगी? क्या नवाज शरीफ साहब ये प्लान कर रहे हैं कि वो इंतखाबात के करीब करीब वापस आएंगे? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के कल मेरी बरतानिया में एक बार उनके करीबी साथी से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ, अगर ये लफ्ज अदा किया अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो इंतखाबात से चंद दिन कबल आएंगे, उस सूरत में आएंगे, मैं आपको ये बता दूं, उस सूरत में आएंगे अगर उन्हें इस बात का यकीन होगा कि उनके साथ कोई बेहतर ताउन किया जाएगा, उनके साथ बेहतर रवैया रखा जाएगा। अगर वो जेल में भी जाते हैं तो चंद दिन के लिए जेल जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन उनका होगा, तो उस सूरत में मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ को यह पता हुआ कि मेरे साथ बेहतर नहीं हो रहा और मेरे लिए रास्ते ठीक नहीं है, तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। और जहां तक बरतानिया का मामला है, भी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी उनकी एक
पिटीशन है। मतलब शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वक्त वापस आने का इरादा रखते हैं, अगर कानून और हालात ने मजबूर कर दिया तो वो कोई और रास्ता अपना लेंगे। बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। नून लीग अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है, और इन दोनों जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी और उठा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और जब जहन आज़ाद हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी कैद नहीं कर सकती है। हम सिर्फ पिछले 2 साल की बात करते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से जो कश्मीरी हैं वो अभी तक कैद में हैं, भारत की कैद में हैं। 2 साल पहले 5 अगस्त को, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ 5 अगस्त थी, और इस दिन भारत की तरफ से वहाँ पर 9 लाख फौजी भेजकर खूबसूरत वादी को जो है वो जेल में तब्दील कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद है, हर तरफ ब्लैकआउट है, अंधेरा छाया हुआ है। वहाँ जहाँ पर झरनों की आवाज़ें आती थी, पानी की आवाज़ें आती थी, वहाँ पर गोलियों की आवाज़ें आती हैं। कश्मीरियों की नीली खूबसूरत आंखें जो सबको शहर में जकड़ लेती थी, वहीं पर पैलेट गन से उन आंखों को तहस नहस कर दिया गया, और वहीं पर अब खौफ की फ़ज़ा है, खौफ के डेरे हैं। अब किस तरह से आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, ये सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान की जानिब से अब तक बारहा कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन पाकिस्तान को मज़ीद क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और भारत आखिर कब तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? भारत को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? क्या इसी तरह से बाकी के दिन, बाकी के महीने, बाकी के साल और पूरी ज़िंदगी कश्मीरियों की और ऐसे ही उनकी नस्लें कैद में ही गुजार देंगे अपना सारा वक्त? और जिस तरह से कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई, और अभी खबरें ये भी आती रहीं कि जिस तरह से वहाँ के डोमिसाइल दिए जाते रहे और वो तादाद बढ़ती जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, नईमा अहमद साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईमा साहिबा, नस नस में आज़ादी का जज्बा है कश्मीरियों के, भारत कैसे फतह कर सकता है फिर कश्मीर को? देखिए, आपने 70 सालों में देखा है कि जहाँ पे इस कदर फौज रखी गई है, जहाँ पे इतनी सारी बंदिशें हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे सहाफ़ियों को बात करने की इजाज़त नहीं है, लोगों को इजाज़त नहीं है, हमारे स्कूल 2 साल से बंद हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि कल भी, अगर आपने इसका मुजाहिरा देखा होगा कि कल जिस तरह से शटडाउन कॉल, बगैर किसी के कॉल के, बगैर किसी के अपील के, कल पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बंद था। कोई दुकान नहीं खुली थी, लेकिन फिर पुलिस सिविल वर्दियों में आके उन्होंने दुकानें खोलना शुरू की, लोगों को मारा पीटा, वहाँ पे इस तरह के तशद्दुद किया गया। तो मुझे लगता है कि 70 बरसों में ये सारी कोशिशें की गई हैं कि वहाँ पे जो जज्बा हुर्रियत लोगों में है उसको ख़त्म किया जाए। ऐसा नहीं हुआ, और 2 साल से आप देख रहे हैं कि लोग जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी मांग जो है, उनका मुतालबा जो है, उसमें ज़रा भर भी कमी नहीं आई है। और वो अभी, अगर इसमें 1000 साल भी लगेंगे, वो मेरे ख्याल में आज़ादी की इस जद्दोजहद को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो नईमा साहबा, आलमी बिरादरी नाकाम क्यों है? क्या इक्तसादी मफादात इतने ज़्यादा हैं? वो ममालिक, वो काउंसिल्स जो जानवरों के हुकूक़ के लिए आवाज़ें बुलंद करती हैं, बाकायदा तौर पर जानवरों के हुकूक़ के लिए मुजाहिरे किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर इंसानों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की जाती। आलमी बिरादरी क्यों नाकाम है? देखिए, हम आलमी बरादरी को जिस तनाजुर में देख रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नंबर 1, इनके अपने मसाइल इतने बढ़ गए हैं। जैसे आपने देखा ट्रंप का दौर जो अमेरिका में था, पूरी अमेरिकन सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई थी, पोलराइजेशन इतनी हो गई कि वो अब उसी सदमे से नहीं निकल रहे हैं और उसकी तलाफी कर रहे हैं। बरतानिया में आपने देखा ब्रेग्जिट के बाद सिचुएशन, और उसके बाद कोविड, और पूरी दुनिया को जो कोविड ने इस वक्त जकड़ लिया है, और जो हालात इनके हुए, हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज है। एक तो वो है, दूसरा ये जो हम बार बार कहते हैं कि भाई मार्केट की तलाश में, वो 1 अरब मार्केट के लालच में कश्मीर को भूल गए हैं। अब भारत वो मुल्क भी नहीं रहा है जहां आप समझते थे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, सिक्योरिटी अच्छी है, लोग समझते हैं कि जमहूरियत है, सेक्युलरिज्म है। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं, अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। अब वहाँ मुसलमानों या दूसरी अक़लियतें जो है, उन पे आलमी बिरादरी इतनी परेशान है
कि अब वो समझते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो कुछ जुल्म सितम हुआ है वो कितना सही है और उस पर बात नहीं की है। मेरे ख्याल में अब आलमी ओपिनियन जो है बहुत चेंज हो गई है और कश्मीर के मुतालिक भी इस वक्त काफी इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, कंसर्न दिखाया जा रहा है। लेकिन अब ये मुझे लगता है हमारी भी कोताही है कि हमने ये भी बताएगा कि मोदी की जो है मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत, महबूबा मुफ्ती और दीगर जो वहाँ के रहनुमा, उनसे मुलाकात भी उन्होंने की गुज़िश्ता हफ्तों में, तो इस मुलाकात के तनाजुर में कुछ पेशरफ्त होने जा रही है? मुझे नहीं लगता है कोई पेशरफ्त होगी, इसलिए कि वो डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज करने वाले थे उस पर वो मेन स्ट्रीम पार्टीज का सपोर्ट चाहते थे जो उनको नहीं मिला है। लेकिन वो फिर भी जो बीजेपी की हुकूमत है वो अपनी मर्जी से जो कुछ करती है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करेगी, स्टेटहुड वापस करेगी। इसके अलावा अगर आप समझते हैं आर्टिकल 370 वापस होगा या 35A, तो मुझे नहीं लगता है। हट तरमी है, चौधराहट है जो इस वक्त जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज भी इसके खिलाफ जो है इस वक्त आवाज बुलंद कर रही हैं और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। And if we talk about the policies of Pakistan, specifically the Kashmir policy, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? पाकिस्तान ने अभी तक जो तमाम तर रोल प्ले किया इस सारे मामले में, और मजीद क्या पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? किन ग्राउंड्स पर नेग्लिजेंस रही या लैक रहा कि उस तरह से मामला हाईलाइट हो नहीं पाया? देखिए, पहले तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो कश्मीर मसले पे भी हावी रहती है बहुत। अगर आपकी अंदरूनी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के बीच में डिफरेंसेस है तो उसको कश्मीर जो आपका कौमी अगर इशू है तो उस पर उसको गालिब नहीं आना चाहिए। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे सभी पार्टीज को होना चाहिए और एक आवाज में मुत्तहिद होकर इस मसले को उठाना चाहिए। दूसरा, मैं समझ रही हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से कश्मीर मसले को उठाया है और पुरअमन तरीके से इसके लिए सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये सही अमल है। इसलिए कि दुनिया में आप देखेंगे 9/11 के बाद जो सिचुएशन चेंज हो गई है उसमें पुरअमन तहरीक, पुरअमन जदोजहद के अलावा सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। जाहिर है कि कश्मीर में बंदूक भी उठाई गई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बंदूक से ये मसला हल होगा। लेकिन पुरअमन तरीके पे और डिप्लोमेटिक मिशन, लॉबिंग करके सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर इनके साथ लॉबिंग करके इस मसले को उठाया जा सकता है तो मेरे ख्याल में कश्मीर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बन गया है और इसमें मजीद वुसअत लाने की जरूरत है, मजीद मजबूत करने की जरूरत है। और कमेंट ऑन दिस कि जो खुसूसी हैसियत का खात्मा, उसके बाद वहां पर उसकी जो हैसियत को तब्दील करने के लिए वहां पर जो डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। हाउ डू यू सी दिस? जी देखिए, इससे पहले ही खबर आई थी कि वहां पे 30 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट दी गई हैं, लेकिन जब अमेरिकी कांग्रेस ने खतरनाक इस पे शोर उठाया और हंगामा किया कि ये वहां पे किस तरह हो रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिकियों को इसकी एक तरह से एश्योरेंस दी गई है हुकूमत भारत की तरफ से कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने देना रोका है और हम जो प्रिजनर्स भी हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी इस वक्त ये प्रोसेस रोक दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, लाखों की तादाद में ये सर्टिफिकेट्स इजरा की गई है और हिंदुओं को वहां पे बसाने की कोशिश हो रही है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। नईमा अहमद साहबा कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थी, कश्मीर की सारी सूरत हाल पर बात कर रही थी। मोदी की जो मुलाकात हुई उस तनाजुर में नहीं लगता कि कोई अहम पेशरफ्त होगी। साथ ही साथ आलमी बिरादरी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इमेज चेंज हुआ है। जो कश्मीर के हवाले से तमाम तर लोगों की सोच थी उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम और निसाब तालीम के हवाले से जो बहस चल रही है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। एक बहस खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी बहस शुरू हो गई। अभी तक तो हमारा मुल्क किसी बहस में मुलव्विस था कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है यानी कि जो निज़ाम तालीम है वो एक जैसा होना चाहिए, कि उसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि निसाब तालीम भी यकसा होना चाहिए। इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले अपने मंशूर में यह बात कह चुकी है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, सेहत की सहूलियात होनी चाहिए। और 31 जुलाई तक ये तमाम तर फैसले होते रहे और 31 जुलाई को फाइनल कर दिया गया कि
जी 2 अगस्त से तमाम तरह यकसा निसाब तालीम नाफिजुल अमल हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस पर बहस बरकरार है और यह भी कह दिया गया है कि जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उस स्कूल को जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा मुल्क जहां पर निज़ाम तालीम एक जैसा नहीं है तो वहां पर निसाब एक जैसा कैसे हो सकता है? माहिर तालीम रिजा और रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। रिजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजा साहब, सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझा दीजिएगा कि यकसा निसाब तालीम की तो बात हो रही है, लेकिन एक मुल्क जहां पर यकसा निज़ाम तालीम ही नहीं है तो वो यकसा निसाब तालीम का किस तरह से मुतहम्मिल हो सकता है? काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकसा निज़ाम तालीम का एक पार्ट यकसा निसाब तालीम है और पहले यकसा निसाब तालीम इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद फिर यकसा निज़ाम तालीम के बकाया 3 कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग है और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो सब शामिल हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान ये था कि सबसे पहले यकसा निसाब तालीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ईजी था और फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट हो सकता था। इसलिए सबसे पहले यकसा निसाब तालीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। और लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया कि पूरे मुल्क में कैसे किया जा सकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक सिंध इसके ऊपर एग्री नहीं है करने के लिए और सिंध ने साफ इनकार कर दिया है। इसी तरह बलूचिस्तान जो है गवर्नमेंट है उसने भी इसको इनकार कर दिया है। ये सिर्फ केपी के और ये पंजाब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं इस साल, और बाकी जो सूबे हैं देखेंगे वो अगले साल इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद वो ये फैसला करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। लेकिन रिजा साहब, व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम तो सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करता है कि पहली जमात में आपने ABC पढ़ानी है, अलिफ बे पढ़ानी है, और उसके बाद टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक सूबे खुद बनाते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि A फॉर एप्पल पढ़ाना है या A फॉर अल्लाह पढ़ाना है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। जी देखें, करिकुलम जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है, जो आपने किसी भी एकेडमिक्स के अंदर, किसी भी तालीमी मामलात के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसके एक बेंचमार्क को कहा जाता है कि यहाँ तक कम से कम बच्चों को आना चाहिए। उसमें उससे नीचे नहीं आपने जाना, उससे ऊपर आप जाने की आपके पास परमिशन होती है। तो करिकुलम, जब ये जो नया करिकुलम बनाया गया है, ये बेसिकली 2006 से मिलता जुलता करिकुलम है और इसके अंदर तकरीबन जो चेंजेस हैं वो तकरीबन 20% हैं। करिकुलम नया बनाने की जरूरत क्या थी? वो ये थी कि जो आजकल के हालात आ गए हैं, जैसे कि हम पिछले जो पुराना करिकुलम इस्तेमाल कर रहे थे वो तकरीबन 16 साल पुराना था और 16 साल के अंदर दुनिया भर में जितनी चेंजेस आ गई हैं वो हमारे करिकुलम में शामिल नहीं थी। तो वो शामिल की गई हैं, नई स्किल्स शामिल की गई हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो शामिल की गई हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नए बन गए हैं, चाहे वो टीचिंग में हैं, चाहे वो लर्निंग में हैं, चाहे वो असेसमेंट में। तो एज ए एजुकेशनिस्ट आप अग्री करते हैं कि ये होना चाहिए, इस पर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए? जी काशिफ, देखें इसमें जितना ये यकसा निसाब तालीम जो नया बना है, ये अगर चंद दिन पहले एक वजीर तालीम पंजाब ने एक चैनल के ऊपर ये बात एक्सेप्ट की कि हमने प्राइवेट स्कूल का करिकुलम देखा तो हमें लगा ये बहुत अच्छा है और हमने फिर यकसा निसाब तालीम बनाया। तो ये तो प्राइवेट स्कूल तो पहले से ही इसको इम्प्लीमेंट कर चुके थे। बहुत सारी चीजें, 90% चीजें प्राइवेट स्कूल के लिए वो नॉर्मलाइज्ड हैं, वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे वो कर रहे थे। लेकिन रिजा साहब, मैं आप ही का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप ही ये वर्जन दे रहे थे कि वही चीजें जो हम गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि जी पहली क्लास में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ाना चाहिए, वो प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्रुप को पढ़ा दी जाती हैं। तो फिर ये किस तरह से होगा? प्राइवेट स्कूल तो इस पर बड़ा रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक्चुअली यकसा निसाब तालीम जो एक पूरा डिजाइन किया गया है, जितना भी ये पूरा प्लान है, ये बहुत अच्छा है। यकसा निसाब तालीम की और इसके साथ यकसा निसाब तालीम के अंदर इन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान ये किया है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान उन्होंने बनाया है कि उन्होंने अपनी बुक्स PCTB की, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स जारी की हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स की जो बोर्ड हैं, बुक्स हैं, वो दरअसल प्राइवेट स्कूल के मेयार की नहीं है। जो काम वो 1 क्लास में करवाना चाह रहे हैं वो हम प्ले ग्रुप क्लास में 4.5 साल की उम्र के बच्चे में करवा देते हैं, वो 7 साल की उम्र के बच्चे को करवा रहे हैं। तो 18वीं तरमीम के तहत जो तालीम के तमाम तर इख्तियारात है वो सूबों को दे दिए गए थे। तो अगर ये तमाम तर मामलात है तो फिर ये नेशनल लेवल पर नहीं हो जाना चाहिए सब कुछ? सर, ये वैसे नेशनल लेवल पे कंसेंट से हुआ था, तमाम सूबों के वज़ीर तालीम ने भी इस पे कंसेंट किया, एजुकेशन अथॉरिटीज ने भी किया और ये बात तय हुई थी कि हम पूरे मुल्क में इसको करेंगे। लेकिन अब जब ये चीज़ मुकम्मल हो गई, ये बन गई, तो सिंध चूंकि अपना अख्तियार रखता था, जैसे आप फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम के तहत उसके पास इख्तियार है, तो सिंध ने सबसे पहले इनकार किया। तो बलूचिस्तान पहले ही थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहता, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि शायद अभी वेट करना चाहिए, तो वो उन्होंने भी इसको इनकार कर दिया। पंजाब पहला सूबा बना जिन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है। इम्प्लीमेंटेशन करने के निज़ाम से हमें इख्तलाफ है, हमें करिकुलम्स के ऊपर, मैं समझता हूँ कि करिकुलम तो बहुत अच्छा है,
बच्चों के लिए बहुत फायदा है। बच्चों को आने वाले दौर में हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को डेवलप कर लेंगे, हमारे टीचर्स उसके मुताबिक डेवलप कर लेंगे, हमारा बच्चा और इंटरनेशनल बच्चा आपस में जाके कॉम्पीट कर सकेगा। एक मैदान में जब खड़े होंगे तो लगेगा कि दोनों एक तरह के बच्चे हैं। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जिस तरह के पंजाब गवर्नमेंट करना चाह रही है, वो एक एतराज वाली बात है। उस पर हम समझते हैं कि थोड़ा सा नरमी करनी चाहिए थी, थोड़ी सी आसानियां देनी चाहिए थी, थोड़े ऐसे सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर देना चाहिए था जो एक्युमुलेटिवली सारे लोगों के लिए आसानियां पैदा कर देते। देखिए आप एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। Got your point, रज़ा रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एजुकेशन के हवाले से तमाम तर जो मामला चल रहे हैं, तमाम तर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का और प्राइवेट स्कूल्स का ये नैरेटिव है कि हमें इस बात से एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन से एतराज़ है, जिस तरह से इसको नाफिज किया जा रहा है उससे एतराज़ है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।